वालेकुम सलाम सनाउल। सो लास्ट क्लास तक हमने काफी टाइप ऑफ सर्किट्स कंप्लीट कर लिए थे। एसी सर्किट हैविंग इंडक्टर ओनली, रेजिस्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखिए कॉम्बिनेशन के ऊपर। एन इंडक्टर ऑफ 10 मिली हेनरी इज and resistor of 10 ohm are connected in series series 10 मिली हेनरी मतलब 1 हेनरी ले लो, series to an AC supply (20 sine 314) or not 314, easy ले लेते हैं 100 T ले लो और इसे 0.1 हेनरी कर दो। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, peak value of current, second part, equation of current, third part. Power factor. भाई लास्ट जो कराया था आपको उसे सॉल्व कीजिए। चलिए आंसर्स आ गए। देखिए आपको इंडक्टेंस गिवन है 0.1 हेनरी, रेजिस्टेंस आपको गिवन है 10 ओम, ओमेगा आपको गिवन है, इट्स ओमेगा E is equal to E naught sine. So your omega is 100 radian per second. Well, that's omega. Peak value of current. For peak value of current, you need XL.
XL is omega L. Your omega is 100. L is 0.1. So XL is 10. So once you have XL, आप peak value of current calculate कर सकते हैं. The peak value of current is E naught by XL, where E naught is 20 and XL is 10. It gets cancelled out, so that's 2 ampere. The next is equation of current. So the equation of current is, this is circuit having inductor and resistor. तो कुछ याद है, अगर इंडक्टर और रेजिस्टर आरएल सर्किट जब हमने पढ़ा था तो करंट लीड कर रहा था या लैग कर रहा था? करंट लैग कर रहा था. ये देखो जरा पीछे पलट के देखो, मैंने लिखवाया था इन आरएल सर्किट ईएमएफ लीड्स, means current lags. अच्छा सॉरी, आप Z होगा एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो ये आ गया रूट ओवर एक्सएल विच इज 10 स्क्वायर प्लस आर विच इज 10 स्क्वायर which is 100 plus 100 which is 200, so that's 10 root 2. Oh. So आपकी करंट की पीक वैल्यू हो जाएगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट इज E naught by Z. So your E naught is 20, Z is 10 root 2, so that's root 2 ampere. This is peak value of current in the circuit. After peak value of current, the second is equation of current. The equation of current is I naught sin, अभी लिखा था मैं, लैग करेगा -5. अब आपका काम रह जाता है फाई कैलकुलेट करने. tan phi भी कैलकुलेट किया था इस तरह के सर्किट्स के लिए. tan phi आता है XL by R, इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. तो यहाँ जो XL है दैट इज 10, जो R है दैट इज 10, कैंसिल हो गया, 1 आ गया. तो यहाँ जो phi होगा दैट phi इज 45 डिग्री और दैट्स पाई बाय 480. तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इस करंट इज रूट 2 साइन ओमेगा टी. ओमेगा इज 100 माइनस पाई. ये इक्वेशन ऑफ करंट. पावर फैक्टर, भाई पावर फैक्टर मैंने आपको पढ़ाया था cos phi होता है, cos phi is R by Z, which is 10 divided by Z, which is 10 root 2, which is 1 by root 2. So the cos phi is 1 by root. तो यहाँ से आप phi कैलकुलेट कर सकते हैं, which is cos inverse 1 by root. हाँ तो वो 1 by cos phi आ गया 1 by root 2. बिल्कुल बजाय तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री 1 by root 2 यूज कर लिया. इतना लिख लिया सबने, आगे बढ़े. फर्स्ट क्वेश्चन है ये जो हमने लास्ट क्लास में किया था, ये फॉर्मूला बेस्ड है, जस्ट आपको याद दिलाने के लिए सारी चीजें. किसी को डाउट इसमें? क्योंकि यहाँ डाउट रह गया तो आगे समझाना मुमकिन नहीं है. अमान, अलमास, आसिफ, रक्षा, इफ्रा, जुनैद, सब क्लियर है? नीतीश, प्रांजल, कोई डाउट नहीं. चलिए लिखना शुरू कीजिए कुछ नहीं. धावल, अब इस टाइम तो यार 20 क्लास
मैं रिवाइज नहीं करा सकता, आपको वीडियोस ही देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इम्पीडेंस ऐसा है नहीं कि मैं एक फॉर्मूला लिख दूं और आप कर लें। और इम्पीडेंस के लिए तो आपको पूरी डिटेल चाहिए। जहाँ फॉर्मूला आएगा वो न्यूमेरिकल में। A 200 ohm resistor is connected in series with a 5 microfarad capacitor. Connected in series with a 5 microfarad capacitor. Voltage across the resistor is cos 2500 T. First, calculate expression of current in the circuit. Expression of current. Second part, capacitive reactance. C part, expression of voltage across capacitor. चलिए इसे साथ में सॉल्व करते हैं। अलीजा, आपको अपने डाउट्स इस एक्सप्लेनेशन में दिख जाएंगे। सो दावल, आप भी देखिए, आपका भी जो मिस हुआ है वो रिवाइज हो जाएगा। So 200 ohm resistor is connected in series with a 5 microfarad capacitor. Means आपको जो resistor है that is an RC circuit. एक resistor दिया हुआ है, उसके साथ सीरीज में एक कैपेसिटर दिया और उसे आपने एक एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। भाई दोनों में जो करंट होगा वो करंट तो सेम फेज में जाएगा, लेकिन जो वोल्टेज है रेजिस्टर में, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। कैपेसिटर में पर्टिकुलरली वोल्टेज लैग करता है। ये आपको याद होना चाहिए। इम्पीडेंस धावर, यहाँ जो फॉर्मूला था इट्स रूट ओवर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये इम्पीडेंस था यहाँ। अगर क्वेश्चन में अप्लाइड वोल्टेज दिया है तो क्या बचे? अब देखिए उसने अप्लाइड वोल्टेज भी दिया है कि किसके अक्रॉस है, दिस इज वोल्टेज द रेजिस्टर। एसी और डीसी में एक डिफरेंस आ जाता है। डीसी में आप सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू में इंटरेस्टेड होते हैं, वोल्टेज की वैल्यू क्या है। बट जब आप एसी करते हो तो आप सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको फेज डिफरेंस भी देखना है। आपको ये भी देखना है कि वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी। सिर्फ वैल्यू नहीं चाहिए, आपको फेज डिफरेंस भी देखना है, आपको वोल्टेज की इक्वेशन भी देखनी है। सो देखिए दिस इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। अगर मैं ए पार्ट सॉल्व करूं, सो दिस इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो देखिए रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ गया, इट्स 1.2 cos 2500। अब आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और रेजिस्टर के अक्रॉस करंट सेम फेज में होता है। तो आप एक काम डायरेक्टली लिख सकते हैं, आप I को लिख सकते हो VR/R। आप इसे डिवाइड कर दो R से, 1.2 cos 2500t डिवाइडेड बाय R। R कितना है? 200। सो I आ गया 0.6/100, जिसे आप लिख सकते हैं 6 into 10 raised to the power -3, it's cos of 2500। This is I, which is 6 into 10 raised to power -3, it's cos of 2500t। ये करंट की।
अब याद रखना ये डायरेक्ट हम सिर्फ रजिस्टर में डिवाइड कर सकते हैं और कहीं नहीं, क्योंकि रजिस्टर में फेस को भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ, करंट और वोल्टेज सेम फेस में होता है, अगर कुछ और होता तो करंट में और वोल्टेज की फेस में डिफरेंस आता, मैं डायरेक्टली नहीं वो डिवाइड कर सकता था, फिर तो मुझे करना होता पीक वैल्यू में अलग कैलकुलेट करता, पीक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फेस डिफरेंस कैलकुलेट करता और फिर उसको सॉल्व करता। तो मुझे बताओ ए पार्ट सबके समझ में आया, ये करंट की इक्वेशन, फिर बी पार्ट पर आएंगे। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा? हाँ मोटा देखिए, करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो मैंने वोल्टेज की इक्वेशन को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। वोल्टेज की इक्वेशन है 1.2 cos 2500t, उसे 200 से डिवाइड कर, भाई ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे करंट की पीक वैल्यू आ जाएगी, करंट की पीक वैल्यू हो गई 6 इंटू 10⁻³ cos 2500। अब यहाँ फेस इसलिए चेंज नहीं कर रहा, फेस तो सेम है। हाँ ये फेस सेम है, फेस चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेस में, तो दोनों के अंदर करंट आपका फेस सेम रहेगा, फेस चेंज नहीं होगा। अरबाब और मोटप, अब आया कुछ समझ में? अच्छा अब तौहीद का था, ये करंट तो सिर्फ रजिस्टर में आया, तौहीद सीरीज में करंट सेम रहता है, तो सेम करंट विल पास थ्रू कैपेसिटर। तो सीरीज में पूरे करंट के लिए, पूरे सर्किट के लिए जो करंट है वो सेम होगा, आई इज, क्योंकि सीरीज है ना, करंट तो सब में सेम रहेगा। इट्स 6 इंटू 10⁻³ इट्स cos 2500। हाँ जाहिर, रेजिस्टेंस में दोनों सेम फेज में होते हैं, तो करंट की इक्वेशंस डायरेक्टली लिख सकते हैं जी। जाहिर इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है, यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है ना, मैंने कहीं अलग स्प्लिट नहीं किया, फिर आर से डिवाइड नहीं किया, और डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप साइड। 5.58 आ रहा है, आई मीन कैसे आ जाएगा यार, देखो ये रही पीक वैल्यू वोल्टेज की, है ना, रेजिस्टेंस है 200, 1.2 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 5.58 कैसे आ जाएगा बताइए? आप कैसे भी लेके चल लीजिए, इट्स नॉट द टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर ओनली। अमीन, आप इसको ईएमएफ लेकर तो नहीं शुरू हो गए, इट्स नॉट द टोटल वोल्टेज ड्रॉप। अरे भाई जेड से तो आप तब करेंगे जब मैं आपको ईएमएफ दूंगा, जरा सुनने की कोशिश कीजिए, जब मैं आपको ईएमएफ की इक्वेशन दूंगा तभी तो आप करेंगे। ये मैंने आपको टोटल ईएमएफ दिया है, सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज दिया, तो आप जेड से कैसे सॉल्व कर लेंगे? आई मीन फर्क दिख रहा है, एक ई होता है, एक वी आर होता है और एक वी सी होता है, इन दोनों को ऐड कर ई आता है, मैंने आपको ई नहीं दिया, मैंने आपको वी आर दिया। तो ये करंट की इक्वेशन आ गई। करंट के बाद नेक्स्ट देखिए डी बार, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस चाहिए। कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस XC is 1 by omega C, so it's 1 by omega which is 2500 multiplied by C which is 5 microfarad, 10 raised power minus 6. So it comes out to be 10 raised power 6 by 5 into 25. ये XC हो जाएगा, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस आएगा 10 raised power 6 by 5 into 2500। ऐसे आप कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करें। 80 आ रहा है, चलिए 80 लिख देते हैं।
थर्ड पार्ट देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसकी इक्वेशन ऐसे आएगी, V इज VC लिख रहा हूं, VC नॉट। भाई बताओगे कैपेसिटर में वोल्टेज लीड करता है या लैग करता है? कितने से लैग करता है? π/2 से। अगर कैपेसिटर है तो करंट के रिलेटिव वोल्टेज π/2 से लैग करता था। तो आप लिखोगे वोल्टेज की इक्वेशन है V0C cos 2500t माइनस π/2। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे फाई होना चाहिए। भाई फाई तब आएगा जब मैं आपसे कहूंगा टोटल ईएमएफ की इक्वेशन लिखिए। मैं आपसे टोटल ईएमएफ के लिए नहीं कह रहा था, मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी इक्वेशन। लास्ट न्यूमेरिकल में आपने टोटल करंट टोटल ईएमएफ देखा था, मैं आपसे कह रहा हूं जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस उसकी इक्वेशन ली, तो आ जाएगा V0C cos 2500t माइनस π/2। तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो V0C कितना है, V0C निकालना होगा आपको। तो देखिए V0C आ जाएगा, V0C इज I0 मल्टीप्लाइड बाय XC। तो आप लिख सकते हैं V0C हो जाएगा I0, एंड I0 इज 6 into 10 raised to minus multiplied by 8. It's 48 into 10 raised power minus 2. So that's 0.48. So V0C comes out to be 0.48. ये आपका V0C होगा। अब अगर V0C आ गया तो इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो आपका VC होगा 0.48 cos 2500t minus π/2. This is the equation of voltage. ये वोल्टेज की इक्वेशन आ जाएगी। यहां तक क्लियर है? भाई यहां तक क्लियर है सबका? चलिए इतना लिखिए। फिर उसके बाद मैं इसमें एक पार्ट और ऐड कर रहा हूं, और ये मुझे सबके आंसर्स चाहिए, मुझे चैट रूम में दिखे ये आंसर्स। इक्वेशन ऑफ नेट ईएमएफ ऑफ टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। सर्किट के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज है मुझे उसकी इक्वेशन चाहिए। चलिए सनाउल वोल्टेजेस, यहां पर इक्वेशन चाहिए। पहली चीज, मैं आपसे कोई पीक वैल्यू नहीं पूछ रहा, फेज डिफरेंस आपको डिसाइड करना होगा। दूसरी बात, यहाँ वोल्टेज फेजर्स हैं, एल्जेब्रिकली नहीं ऐड कर सकते। कितना सिखाया था लास्ट क्लास में मैंने आपको कि वोल्टेजेस फेजर्स हैं, डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे। करिए जरा, ऐड करके बताइए मुझे रिजल्ट क्या है। इतना लिखिए, मुझे आंसर्स चाहिए। और मीनवाइल जिसके डाउट्स हैं इसमें वो क्लियर करते रहो जब तक बाकी लोग लिख रहे हैं। जिसके डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर करते रहिए। मैंने अनम्यूट भी कर दिया। लिखिए, सॉल्व करिए इतना।
चलो वजाहत का कुछ आंसर आया, एक आंसर आया अब तक, 60 बच्चे हैं, एक आंसर शाकिर का आया। ओके, कुछ क्वांटिटीज मैं कैलकुलेट करके भी रख लेता हूँ। भाई आप लोग चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर लो, मतलब मुझे भी कैलकुलेटर यूज करना ही होगा कैलकुलेट करने के लिए। 1.2 इंटू 1.2। भाई वजाहत का आंसर सही है, शाकिर भी ठीक कर रहा है, तौहीद का भी ठीक है, अरबाब, या तौहीद 1.2 नहीं आएगा एग्जैक्टली exactly. थोड़ा सा तो आगे पीछे होगा। अरबाब का सही है, अमीन सही कर रहा है, अस्का का ठीक है, अस्का ये 12/5 गलत है, 2/5 होगा। जोया, सौदा, सनाउल, सर कैलकुलेटर यूज कर लो यार। अमान का गलत है, अमान इक्वेशन पूछी है मैंने। फैजान 12/5 गलत आ रहा है। अमानत, तबस्सुम का कुछ ठीक है आंसर। तहरीम 12/5 गलत है। हार्दिक 12/5 गलत है, देखिए। सुनिए, चलिए अब मैं सॉल्व कर, चलिए ये अच्छी बात है कि अब आप सब लोग ट्राई करने लगे हैं, सही होना शुरू हो जाएगा। राइट, तो देखिए डी पार्ट में ईएमएफ की जो इक्वेशन होगी, ई इज ई नॉट। एक तो सब ना साइन जो लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं। भाई देखो करंट की इक्वेशन क्या थी, यहां करंट की इक्वेशन थी आई इज आई नॉट कितना आया था, 6 आया था। 6 इंटू 10⁻³ कॉस 2500। एक तो साइन लिखकर आप लोग गलत कर रहे हैं। जब आपको करंट की इक्वेशन कॉस में गिवन है तो ईएमएफ की इक्वेशन भी कॉस में है। अब आप ये याद कीजिए कि ईएमएफ अगर आरसी सर्किट ले लिया आपने, तो आपका ईएमएफ लीड करता था या लैग करता था, ईएमएफ करंट से लैग कर जाता था। तो आ जाएगा ई नॉट, साइन की जगह आप कॉस यूज करेंगे, 2500t -5। तो आपके दो काम, एक ई नॉट कैलकुलेट करना, एक फाई कैलकुलेट करना। ई नॉट आपको पता है इट्स अ वेक्टर, इट्स सम ऑफ वी आर नॉट प्लस वी सी नॉट। EMF is a vector, it's a sum of two quantities, VR naught plus VC naught. So EMF E naught is its root over VR naught square plus VC naught square. E naught is VR naught. VR naught आपको दिया है 1.2 स्क्वायर, VC कितना आया था, 0.48 आया था। तो ई नॉट आ गया, ये अराउंड 1.28 वोल्ट आ जाता है। मतलब ये स्क्वायर करो, रूट करो, इतना आ जाएगा। tan फाई कैलकुलेट करना सिखाया था कि tan फाई को आप वी सी बाय वी आर लिख सकते हैं। वी सी है 0.48, वी सी नॉट बाय वी आर नॉट, वी आर नॉट है 1.2, तो ये आ गया 0.4। फाई आ गया tan इनवर्स 0.4।
2/5 लिखा था आप लोगों ने, एक ही बात है। तो ईएमएफ की इक्वेशन हो जाएगी 1.28 cos 2500t माइनस 5, जहां ये याद रखिएगा कि 5। तो ये डिफरेंस दिखना चाहिए कि इंडिविजुअल कैपेसिटर या इंडिविजुअल इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और पूरे सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज की इक्वेशन में फर्क है। इतना हुआ तो उसको समझ में आया सबको, ये जो लोग थोड़ी बहुत गलती कर रहे थे। चलो भाई देखो, 60 की बैच में ना जो 20 25 30 बच्चों के आंसर्स आए, ये सॉल्यूशन भी उन्हीं को समझ में आएगा। हार्दिक, क्वेश्चन में कॉस में दिया था तो आंसर भी कॉस में आएगा, है ना। फैज, आरसी सर्किट के लिए फाई निकालने के लिए XC/R भी यूज कर सकते। फैज बिल्कुल कर लीजिए, एक ही बात है, एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ी ना है। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे जब ड्राइव किया था, इसी को तो लिख देते हैं XC/R, एक ही चीज है, एक ही आंसर आएगा। अगर आपने साइन लिख दिया हार्दिक, तो आप बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वो आपको इक्वेशन कॉस की टर्म्स में दे रहा है। कॉस से साइन में चले जाओ तो π/2 को तो फेस डिफरेंस वहीं आ जाता है। उसने आपसे ऑप्शन थोड़ा ना दिया था कि साइन और कॉस, तो आपसे कह रहा है कि वोल्टेज कॉस में, सो आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ साइन। अगर आप इसे साइन में करना चाहते हैं तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कीजिए। कॉस थीटा होता है साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 ऐड कर कर साइन में कन्वर्ट कीजिए, फिर आपका साइन में आएगा। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि उसने कॉस दिया था, आपने साइन कन्वर्ट कर दिया, अलग फंक्शन। फिर अब कर दूं इसको। चलिए, अभी आप लोग बहुत प्रो नहीं हुए इसमें, एक न्यूमेरिकल और देखिए, एक और देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 200 ohm resistor and 1 Henry inductor are connected in series with an AC source of EMF 10√2 sine 200. Calculate phase difference between EMF and current. Between EMF and current. तो देखो, रेजिस्टर दिया है, इंडक्टर दिया है और सप्लाई दी हुई। फेज डिफरेंस चाहिए ईएमएफ और करंट में। देखो यार, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। tan phi क्या हो जाता है, आरएल सर्किट है, इट्स एक्सएल बाय आर। एक्सएल आ गया ओमेगा एल बाय आर। ओमेगा कितना है 200, 200 इंटू 1/200 कितना आ गया 1। फाई कितना आ गया 45 डिग्री। सो इसमें तो कुछ भी नहीं था, तो सीधा सीधा है। एक और देखिएगा, आरएल के ऊपर एक क्वेश्चन और।
A lamp with a resistance of 8 ohm is connected to a choke coil This arrangement is connected to an alternating source alternating source of 110 volt. Current in circuit is 11 ampere. Frequency of AC is 60 hertz. Find first part. Impedance, B part. Inductive reactance. Of choke coil. भाई ये फर्स्ट वाली वाला क्वेश्चन तो सबने लिख लिया होगा, रब कर दूं इस पूरे को। choke coil आपके लिए इंडक्टर है और कुछ नहीं, और ये जो लैंप दिया हुआ है, लैंप आपके लिए रेजिस्टर है। अच्छा, अब देखो आपको गिवन क्या क्या है। लैंप गिवन है, रेजिस्टर दिया है 8 ओम का, तो ये लैंप है आपके लिए। एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है 110 वोल्ट की, और इसे आपने एक चोक से कनेक्ट कर दिया। चोक का मतलब है इंडक्टर। मैं भी आप लोगों के डाउट्स लेता हूं, जरा सा मैं एक चीज समझा दूं। इसे एसी सप्लाई से आपने कनेक्ट कर दिया, इंडक्टेंस गिवन नहीं लग रहा, 110 वोल्ट। एसी सप्लाई 110 वोल्ट की गिवन है, दैट मीन्स आपको ई आर एम एस दिया है। अगर कुछ मेंशन नहीं होता, दैट मीन्स आर एम एस वैल्यू। यहाँ कुछ करंट फ्लो कर रहा है, आई 11 एम्पियर। करंट में भी कुछ नहीं बताया, दैट मीन्स ये भी करंट की आरएमएस वैल्यू 11 एम्पियर। एसी की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी। अब वो आपसे कहता है इंपीडेंस कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए इंपीडेंस के लिए आपको करंट दिया है, ईएमएफ दिया है। अच्छा जरा डाउट्स देख लूं, कुछ लोग डाउट्स पूछ। जी अरबाब सीरीज में। सो ए पार्ट में आपसे कह रहा है इंपीडेंस बताइए। तो देखिए आई आरएमएस होता है, इट्स ई आरएमएस डिवाइडेड बाय जेड। जेड आ जाएगा ई आरएमएस डिवाइडेड बाय आई आरएमएस। ई आरएमएस 110, आई आरएमएस 11, जेड आ गया 10। अब जब जेड आ गया, जेड के बाद चाहिए आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो देखिए जेड को आप लिख सकते हैं, इट्स रूट ओवर एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जेड आपको 10 दिया है, एक्स एल गिवन नहीं है, आर गिवन है 8 स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। 100 इज एक्सएल स्क्वायर प्लस 64, तो एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा 36, एक्सएल हो जाएगा 6। भाई ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें?
इसमें कोई डाउट? चलिए इतना लिख डालिए, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। चलिए इसको रब कर दूं मैं, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। अब आप पैरेलल सर्किट आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, बट हाँ जेई में आते हैं क्वेश्चंस, करेंगे पैरेलल भी करेंगे, एट द एंड हम पैरेलल भी करेंगे। इसे मैं रब कर रहा हूं। सो गिवन है आपको एन इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट का मतलब होता है आरएल सर्किट। Draws a power of 550 watt from a 220 volt. The power factor of circuit is, वजात मैंने लिखा, प्रांजल ऊपर लिखा हुआ है सर्किट कौन सा। द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज 0.8। current in circuit lags behind the voltage. Calculate value of capacitance that will bring power factor to unity. Power factor to unity. सो देखिए इंडक्टिव सर्किट जब वो कह रहा है तो ये गलती मत करना, इसे सिर्फ एल ले लो। रीजन ये है कि अगर सिर्फ इंडक्टर होता तो पावर फैक्टर 0 होता, 0.8 नहीं होता। पावर फैक्टर 0.8 है, दैट मीन्स इंडक्टर के साथ कुछ लगा हुआ, इसीलिए मैंने आर एल लिख दिया। हालांकि लिखा हुआ नहीं होगा तो मैं आगे की लैंग्वेज से डिसाइड करना है कि इट्स जस्ट एन इंडक्टर और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ। आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए ताकि पावर फैक्टर दोबारा से यूनिटी हो। देखिए पावर फैक्टर होता है आर बाय जेड, तो ये होगा एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये आपको गिवन है 0.8। दैट्स अब वो आपसे कह रहा है वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैलकुलेट कीजिए ताकि आपका पावर फैक्टर 1 हो जाए। अगर आपने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर कनेक्ट करने का मतलब है आपका जो पावर फैक्टर हो जाएगा, मतलब सर्किट एलसीआर हो जाएगा। पहले आपका आरएल सर्किट है, इंडक्टर है, रेजिस्टर और इंडक्टर।
अब वो आपसे कहता है कि अब जो आपका सर्किट है उसमें कैपेसिटर और अरेंज कर दीजिए। तो रेजिस्टर था, इंडक्टर था, कैपेसिटर आ गया। रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये हो गया। अब जो पावर फैक्टर चाहिए वो पावर फैक्टर यूनिटी चाहिए। अब जो पावर फैक्टर होगा R बाय जेड होगा, बट अब जेड हो जाएगा इट्स रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर, ये बन जाएगा। तो देखो इसका वन होने का मतलब ये है कि एक्सएल और एक्सी इक्वल होना चाहिए, तभी ये कैंसिल करके वन करेगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ से सोच सकते हो, नहीं सोच पा रहे तो इसको मल्टीप्लाई करो, इट्स रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आ गया आर स्क्वायर इज एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी जीरो आ जाएगा, ये से कैंसिल कर देगा, एक्सएल इक्वल टू एक्सी आ जाएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। एक्सएल को आप लिख सकते हैं ओमेगा एल, एक्सी को आप लिख सकते हैं 1 बाय ओमेगा सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। एक्सएल इक्वल टू एक्सी, इसे 2 लिख लीजिए और इसे 3 लिख लीजिए। अच्छा अब देखो क्या क्या गिवन है। अब इन दो इक्वेशन से किसी तरह से कैपेसिटेंस की वैल्यू आ सकती है। करिए जरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, निकालिए कि कैपेसिटी कितनी आ रही है, एक्सएल की जगह एक्सी रख दीजिए। भाई इतना लिखिए, फिर यहां से एक्सिस एक्सएल की जगह यहां आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 2 को आप चाहो तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आपको एक्सी चाहिए किसी तरह से, करिए कैलकुलेट। नहीं अब आप एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, इक्वल है। हाँ हाँ यहाँ भी उसने जो कंडीशन कही है वो कंडीशन ये बोली है ना कि पावर फैक्टर 1 होना चाहिए, तो तभी 1 होगा जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, इक्वल। एल भी तो नहीं पता शाकिर, इतना लिखिए, मैं सॉल्व करूंगा, इतना तो लिख लीजिए। भाई इतना लिख लिया, रब कर दूं इसे। भाई अब जरा मुझे बताना शुरू करो, यहां तक क्लियर है सबका, ये फर्स्ट इक्वेशन ओके, क्लियर हुआ। सेकंड जब पावर फैक्टर 1 कह रहा है, ये भी क्लियर है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, कैपेसिटर लगा दो। अच्छा, जब इसे 1 कर देंगे तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आ गया।
अब एक काम करते हैं, 2 को 1 में रखने से पहले जरा एक चीज और यूज करते हैं। आरएल सर्किट में उसने कुछ डेटा दिया हुआ है, पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, इसे भी यूज कर लेते हैं। तो आपको जो आरएल सर्किट दिया है ना, उसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन गिवन है। पावर डिसिपेटेड अक्रॉस आरएल सर्किट। अमीन अभी चेक करते हैं, मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता इसका, अभी चेक करते हैं। तो जब पावर आएगा, पावर का एक्सप्रेशन होता है ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई। एवरेज पावर का एक्सप्रेशन हो जाएगा ई आर एम एस, भाई आई आर एम एस को आप लिख सकते हैं इट्स ई आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड कॉस फाई। कॉस फाई को आप लिख सकते हैं आर बाय जेड, भाई कॉस फाई होता है आर बाय जेड। तो पावर आ गया एवरेज ई आर एम एस स्क्वायर बाय जेड इंटू आर बाय जेड। तो एवरेज पावर आ गया ई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर बाय जेड स्क्वायर। सो आपको यहां से आर आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, अगर मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दूं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं कि z कितना होगा। z होगा r बाय 0.8। इस फर्स्ट को ना फ्रॉम, इसे कुछ नाम दे दो, इसे आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 1। भाई फर्स्ट इक्वेशन में यही तो दिया है, cos फाई r बाय z है। देखो इस इक्वेशन में और कुछ नहीं है, बहुत सारी टर्म्स है जिन्हें घुमाना आना चाहिए। इट्स r बाय 0.8 हो जाएगा z। इसको अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 5 कह दीजिए, 5 को उठाकर 4 में रख दीजिए। भाई मुझे बताइए यहां तक समझ में आया? 4 तक इक्वेशन नंबर 4 क्लियर है सबका? क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा शुरू से अगर रिपीट करवाया आपने तो, क्योंकि काफी रब कर दूंगा मैं चीज। इक्वेशन नंबर 4 तक क्लियर है? चलिए 4 क्लियर। अब जब इक्वेशन नंबर 1 है, cos फाई दिया है आपको r बाय जेड 0.8, तो यहां से आप निकाल सकते हैं z आ जाएगा r बाय 0.8। फिफ्थ इक्वेशन, फिफ्थ को उठाकर आप फोर्थ में रख दीजिए। तो जब आप 5 को 4 में रखेंगे तो पावर का एक्सप्रेशन आ गया ई आर एम एस स्क्वायर जेड स्क्वायर आर बाय 0.8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, यहां तक लिख लीजिए, फिर इसको आगे की चीजें रख कर। तो ज्यादा लोगों को समझ में आ गया होगा। आर आ जाएगा तो फिर तो सब सॉल्व हो ही जाएगा। पावर भी गिवन है, ई आर एम एस भी गिवन है। यहां तक लिखिए और यहां से आर कैलकुलेट करके बताइए मुझे आर कितना आ रहा है। पी और ई आर एम एस दिया हुआ है। और कहीं अटक रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं एक बार रब कर दूंगा तो मेरे लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना। देखिए ये फॉर्मूला होता है, पावर डिसिपेटेड इज ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। आई आर एम एस को आप लिख सकते हैं इट्स ई आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड इंटू कॉस फाई। कॉस फाई को आप लिख सकते हो आर बाय जेड, कॉस फाई की जगह आर बाय जेड रख दिया, इट्स ई आर एम एस स्क्वायर बाय जेड। तो ये आ गया ई आर एम एस स्क्वायर आर बाय जेड स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यूज रखते चले जाइए। ये P इज ई आर एम एस आर बाय जेड स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 से cos फाई होता है आर बाय जेड 0.8 दिया था, z निकाल दिया आर बाय 0.8, 5 को 4 में रख दीजिए तो पावर आ जाएगा ई आर एम एस बाय जेड स्क्वायर। z इज आर बाय 0.8 स्क्वायर, z की जगह आर बाय 0.8 रख दिया है ट्रांजन। भाई इतना हुआ, रब कर दूं आगे का सब?
तो अगर हम सॉल्व करें, p की वैल्यू कितनी है, पावर कितना दिया हुआ, पावर की वैल्यू कितनी है 550, ERMS EMF कितना दिया है 220, 220 स्क्वायर। भाई आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर बच जाएगा इनटू 0.8 स्क्वायर। सो यहां से आर आ गया, इट्स 220 स्क्वायर इनटू 0.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 550। सो अब आंसर आप लोगों का आ रहा है 56 ओम के आसपास। चलिए 56 ओम मान लेते हैं। अब अगर आर आ गया तो देखो फिर से आ जाओ इक्वेशन नंबर, cos phi था r बाय रूट ओवर एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये था 0.8। r की वैल्यू रख देते हैं 56 बाय रूट ओवर एक्सएल स्क्वायर बाय प्लस आर स्क्वायर इज 0.8, और r की जगह फिर 56 रख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 बाय 0.8 रूट ओवर एक्सएल स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर। 56 बाय 0.8 जब आप करोगे, ये जीरो चला गया, 7 जा 56, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, इट्स 70 स्क्वायर is XL square plus 56 स्क्वायर। सो यहां से XL स्क्वायर आ गया 70 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर, तो 4900 माइनस, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, 56 स्क्वायर हो जाएगा 3136 XL square. So 4900 minus 3616 is 1284. तो आपका XL स्क्वायर आ गया 35 XL आ गया 35.8। अच्छा, अब हमने किसी इक्वेशन में ये प्रूफ किया था कि XL XC के इक्वल है, तो XC भी आ गया 35 पॉइंट। सो ऐसे भी घुमा सकता है इक्वेशंस को। 42 के अराउंड आएगा, नहीं यार, माइनस गलत कर दिया मैंने। चलो फिर देख लेते हैं, 4900 56 का स्क्वायर तो 3136 ही है, 4900 माइनस 3136। हाँ मैंने शायद सप्रा गलत कर दिया, 176। यस 42 आ रहा है, राइट। जी जी 42 आ रहा है, बिल्कुल सही। मैं लास्ट क्लास में हमने मंडे किया था, तो मंडे सिर्फ सर्किट डिस्कस किए थे, उस पर न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाए। इतना लिखिए, फिर इसके बाद एक टाइप का सर्किट और है, उसे भी डिस्कस करते हैं। इतना आप लिख चुके हैं, रब कर दूं इसे। Okay.
नेक्स्ट सर्किट देखिए एलसी सर्किट। अगर मैं इंडक्टर और कैपेसिटर, अब ये सर्किट आपके लिए आसान होना चाहिए। एक इंडक्टर है और उसके साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, एल और सी कनेक्ट कर दिया, इसे एक एसी सप्लाई से कनेक्ट किया। यहां आप जो एसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो, देखिए दोनों में करंट फिर से सेम फेस में होगा। सो करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा। क्या कह रहा है फैजान? कल क्या बात कर रहा है फैजान? अभी आधा घंटा है, 15 मिनट का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। दोनों में करंट सेम फेस में, इंडक्टर में भी और कैपेसिटर में भी, दोनों में करंट सेम फेस में। बस हो ये रहा है कि इंडक्टर में करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज इंडक्टर में लीड कर रहा है, तो ये करंट है, ये वीएल है। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग कर जाता है। तो अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दूं, अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दूं, सो इट्स योर करंट, ये करंट आई है, ये फेस है ओमेगा टी। तो ये करंट की इक्वेशन होगी, आई इज आई नॉट साइन ओमेगा। वी एल वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस लीड कर रहा है पाई बाई 2 से। ये आपका वी एल है। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लैग करेगा पाई बाई 2 से, वी नॉट सी। अब वो आपसे कहता है टोटल वोल्टेज कैलकुलेट कर दीजिए। अब देखो ये तो बड़ा आसान है ना, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट फेस में, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए दो चीजें हो सकती है, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, या वी नॉट सी माइनस वी नॉट। तो मैं केस 1 ले रहा हूं, जैसे हमने एलसीआर में लिया था कि वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, और इसे लिख सकते हैं एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। तो इंडक्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज से ज्यादा है, तो आप लिख सकते हो कि ई नॉट होगा वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। वी नॉट एल को आप लिख सकते हैं इट्स आई नॉट एक्सएल, वी नॉट सी को आप लिख सकते हैं आई नॉट एक्सी। सो ई नॉट आ गया इट्स आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी। ई नॉट और आई नॉट का जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा एक्सएल माइनस एक्सी। ई नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट वुड बी जेड, जेड इज एक्सएल माइनस एक्सी, जेड इज एक्सएल माइनस एक्सी। तो ये इंपीडेंस होगा आर एल सी सर्किट। The impedance Z is XL minus XC. This is impedance of the LC circuit. और ये यहाँ कहीं नेट ईएमएफ जा रहा होगा। फेज डिफरेंस बहुत क्लियर है, फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है। तो अगर मैं यहाँ फेज डिफरेंस लेता हूँ तो बहुत क्लियर चीज है कि ईएमएफ लीड्स करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2। ईएमएफ लीड्स करंट by phase difference of pi by 2. पाई बाई 2 के फेज डिफरेंस से ईएमएफ करंट को लीड कर जाएगा। सो अगर आपकी करंट की इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपके ईएमएफ की इक्वेशन होगी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2।
उसके बाद अगर आप एवरेज पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, P average is simply ERMS IRMS cos pi by 2, cos pi by 2 0। तो यहां से एवरेज पावर हो जाएगी P average होगी, यहां से जो एवरेज पावर होगा दैट एवरेज पावर होगी 0। ERMS IRMS cos pi by 2। एवरेज पावर के बाद वो आपसे कहेगा पावर फैक्टर कैलकुलेट। पावर फैक्टर इज cos pi, which is cos pi by 2, and this cos pi by 2 comes out to be 0। ये पावर फैक्टर है cos pi, which is cos pi by 2, which comes out to be 0। पावर फैक्टर के बाद और तो कोई ऐसी चीज नहीं। अगर और देखो, अगर एवरेज पावर 0 तो यहाँ भी करंट जो होगा दैट करंट वुड बी वॉटलेस। अब यहाँ तीन तरह के करंट्स वॉटलेस है। प्योर इंडक्टर में वॉटलेस करंट था, प्योर कैपेसिटर में वॉटलेस करंट था, और अगर आपने एलसी सर्किट ले लिया, एलसी जो करंट फ्लो करेगा दैट इज वॉटलेस करंट। इतना लिख लीजिए, फिर इसका सेकंड केस देखेंगे। अगर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, लिखिए इतना। हेलो, सो एक्सएल इज लेस देन एक्सी। ये तो केस 1 था। अब इसकी जगह अगर मैं केस 2 ले लूं, मैं आपसे कहूं कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कम है, कैपेसिटर के अक्रॉस ज्यादा है, लाइक वी नॉट एल इज लेस देन वी नॉट सी, एक्सएल इज लेस देन एक्सी। तो अब सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा कि ई नॉट यहाँ नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, सिर्फ सी की जगह एल और एल की जगह सी आ जाएगा। वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, आई नॉट एक्सी माइनस आई नॉट एक्सएल, एक्सी माइनस एक्सएल, एक्सी माइनस एक्सएल, एक्सी माइनस एक्सएल। ईएमएफ लैग कर जाएगा करंट से।
तो ये प्लस पाई बाई 2 की जगह ये माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। इतना लिखिए, फिर इस पर क्वेश्चंस देखिए। एक फैक्टर और इस एलसी में, इतना लिख लीजिए और मुझे बताइए, फिर अब करते हैं। पैरेलल वाला हम देखेंगे, पैरेलल वाला भी हमने डिस्कस नहीं किया, पैरेलल वाला करेंगे डिस्कस। सबने लिख लिया? रब कर दूं इसे? नगमा, जोहेब, इफ्रा, लिखो लिखो लिखो। जी, हम यूज कर सकते हैं वहां किरचॉफ। देखो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो मैंने इंडक्टर में भी सॉल्व करवाया था आपसे। मैं रब कर दूं सब? तबस्सुम हो गया? चलिए, अब इस एलसी सर्किट में एक और फीचर होता है ऑसिलेशन का, जिसे कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। देखो होगा क्या, आपने एक इंडक्टर लिया, एक कैपेसिटर लिया। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो मैग्नेटिक है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इलेक्ट्रिकल। तो आपकी मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, और एनर्जी ऑसिलेट करती रहेगी। इस फेनोमेना को एलसी ऑसिलेशन कहते हैं। मान नेक्स्ट देखिए, एलसी ऑसिलेशन। देखिए, एलसी ऑसिलेशन कहता है if a charged capacitor is allowed to discharge through a non-resistive inductor, electrical oscillations of constant amplitude and frequency are obtained known as LC oscillation. That's known as LC oscillation. तो देखिए, आपने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, आपके सर्किट में एक इंडक्टर भी लगा हुआ है, ऐसे आपने कैपेसिटर लिया, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर। इस फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को आपने यहां एक इंडक्टर है, और अभी सर्किट ओपन, की ओपन,
तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे लिखते हैं Q मैक्स स्क्वायर बाय C, हाफ Q 2C, हाफ Q स्क्वायर बाय C। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी, बट कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो कोई मैग्नेटिक एनर्जी नहीं होगी, मैग्नेटिक एनर्जी इज 0। अब आप जैसे ही की क्लोज करोगे, क्लोज, जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे, आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने का मतलब है आपके सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। मींस अब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी नॉन जीरो है, मैग्नेटिक एनर्जी भी नॉन जीरो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, दिस इज नोन एज एलसी ऑसिलेशन। कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैग्नेटिक एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, इसे आपका हो गया, दिस इज एलसी ऑसिलेशन। फिर कुछ टाइम के बाद कैपेसिटर फुल्ली पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, इंडक्टर में सारी की सारी एनर्जी आ जाएगी। फिर दोबारा से इंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, सारी एनर्जी कैपेसिटर में आनी शुरू होगी, तो आपकी एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली ऑसिलेट कर रही है। इस ऑसिलेशन को कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। सो अगर मैं आपसे कहूं कि ये t इक्वल टू 0 इंस्टेंट है, मींस जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, दिस इज योर इंस्टेंट t इक्वल टू 0। तो फिर धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। एक टाइम पीरियड t/4 के बाद टाइम पीरियड t इक्वल टू t/4 के बाद एक टाइम आएगा जब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज है तो जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी, ये मैग्नेटिक एनर्जी अपनी मैक्सिमम पर पहुंचेगी, which is half Li max square। अब ये t/4 पर ही क्यों होगा, ये हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। फिर एक टाइम आएगा जब पूरी तरह से अब इंडक्टर की एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू होगी, दैट मीन्स आपका कैपेसिटर फिर से फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो देख रहे हो एनर्जी का कन्वर्जन, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में कन्वर्ट होना शुरू कर रही है, सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में चली गई। अब उल्टा होगा, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू होगा, और एक टाइम आएगा जब सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दोबारा से कन्वर्ट होगी। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि कैपेसिटर फिर से फुल्ली चार्ज हो गया, मींस आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मैक्सिमम, मैग्नेटिक एनर्जी इज 0। इसे कहते हैं हाफ साइकिल कंप्लीट। देखो सिस्टम इनिशियल स्टेज में नहीं आया, पहले कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव थी, अब कैपेसिटर की नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव, तो इसे आप कहेंगे हाफ ऑसिलेशन पूरा हो गया। इसके बाद फिर यही चीज रिपीट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में आएगी। लाइक एक टाइम आएगा जिसे आप लिखोगे 3t/4, जब UB मैक्सिमम हो जाएगा अराउंड आउट्स पर, ये 3t/4 होगा, जब सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम मैग्नेटिक में कन्वर्ट होगी। फिर एक टाइम आएगा जब पूरी की पूरी मैग्नेटिक एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और इस टाइम को आप कहोगे कैपिटल T, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। अब ये जो मैं टाइम ले रहा हूं t/4, t/2, 3t/4, इस चीज को हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, डिराइव करेंगे इक्वेशन, वहां से देखेंगे किस टाइम पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम। आज इतना टाइम नहीं है इसलिए डेरिवेशन मैं नहीं करा पाया। तबस्सुम, नहीं तबस्सुम एक इंस्टेंट होगा जब ये काम होगा, फिर दोबारा से इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो
वही ये हमने कैपेसिटर से लिया, एनर्जी होती थी ना हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाय C, ये कैपेसिटर से लिया। अब आप नॉन रेजिस्टिव का मतलब है कि आपके सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टर के साथ कोई रेजिस्टेंस मिक्स नहीं है, तो आपकी एनर्जी का कोई भी पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट नहीं होगा। अरबाब नहीं बजात, अभी हम रेजोनेंस नहीं दे, सिंपल LC ऑसिलेशन पढ़ो। चलिए आज इसे हम यहीं छोड़ेंगे, दोनों एक साथ क्यों नहीं डिस्चार्ज। अलमास आप तो नेट देखते हो, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ एक बॉल को ऊपर उछाल, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एग्जिस्ट करती है ना, तो एक टाइम पर होता है काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली, तो यहाँ भी ऐसा होगा कि एक टाइम पर चार्ज, करंट है वो चार्ज की कॉस्ट पर आ रहा है, यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो चार्ज के डिस्चार्ज करने की वजह से आ रहा है। जैसे जैसे चार्ज कैपेसिटर से निकलेगा करंट बढ़ता चला जाएगा, तो चार्ज कम होता चला जाएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होती चली जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। और डिस्चार्ज कब और कैसे होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है, फ्लक्स कैसे चेंज होता है, कब फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है, सारी चीजें डिसाइड करेंगे। फ्राइडे तक का वेट कर लो, उसमें क्लियर होगा। चलिए मैं आज इसे यहीं छोड़ रहा हूँ, फ्राइडे